सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। हमारे पास मान के चलो कोई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बी पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारे पास कोई अनदर इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से रिप्लेस को ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अभी हम बात कर रहे थे कि जो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसमेंट को ही सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इसको बोलो। हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला, अब हुआ क्या, ये इधर आ गया और इसने यहां पे अटैक कर दिया। मैं आपको नीचे दिखाता हूं कैसे हुआ है। ये इधर आया, इसने दिया पॉजिटिव और इस पे आ गया नेगेटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा और इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम। हमें पता है बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के साथ रिएक्शन करेगी। तो नेगेटिव आ गया और ये इसको दे देगा। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये बॉन्ड उठाया नेगेटिव और नेगेटिव या नेगेटिव आया तो इसको पॉजिटिव को दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया स्टेप 1, इसको बोलेंगे स्टेप 1। और स्टेप 1 को आप क्या बोलोगे, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, स्टेप 1 होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास, मैं अलग से बिल्कुल सेकंड स्टेप, और आपको पता है ये क्या होता है, 6 और H6, बेंजीन C6H6 होता है। तो यहाँ पे H, 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 सभी के पास H। तो मतलब यहाँ पे क्या है, H, यहाँ पे क्या है, H। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। और सेकंड स्टेप में ये कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी है तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए।
और H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर आ गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ गया। तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहां से H पॉजिटिव जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब E जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के अंदर जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है इसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर देगा तो सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो पहला स्टेप अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, अटैक कर दिया। सेकंड स्टेप रिप्लेसमेंट ऑफ या रिमूवल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव और अनदर इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यहां पे H पॉजिटिव भी हो सकता है, यहां पे D भी हो सकता है, यहां पे T भी हो सकता है, H हो सकता है, D हो सकता है, T हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा क्या। फर्स्ट स्टेप क्या, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। सेकंड स्टेप क्या, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल आया और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, और स्टेप सेकंड क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आई? तो दो स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। और जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, जिसका रिजल्ट आया फर्स्ट स्टेप का ये वाला, इसमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद जो आया ये, इसमें रेजोनेंस हो सकती है। देखना जरा, ये इधर आ गया, ये इसने दिया, इसने लिए न्यूट्रल और ये पॉजिटिव, इसमें आगे भी रेजोनेंस हो सकती है। कैसे? तो ये क्या हुई, ये तीनों ही क्या हुई, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। या आप इसी को बोल दो कोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस में आपने पढ़ा होगा। और आपको पता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब होती है तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, और हाइब्रिड को हम इस तरीके से दिखाते हैं। इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पे, तो ये पूरे फैला हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि रेजोनेंस में है। और दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड है, तो इसकी होगी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुई है इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसी स्ट्रक्चर को हम वीलैंड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। वीलैंड
कॉम्प्लेक्स या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये जर्नल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये जर्नल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और क्या होता है इसमें, रिपीट करता हूं एक बार मैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, ये बन जाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल आएगा और ये फाइल प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो पहला स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर बनी है, इसमें रेजोनेंस होती है। और इस रेजोनेंस जो है, इसकी रेजोनेंस की हाइट स्ट्रक्चर, इसको वीलैंड या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी हम बोल सकते हैं। उतार लीजिए इसको। इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। और जैसे अब मैं बता रहा हूं, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब समझिए जरा, होता क्या है ये। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक किया और ये हमारा ये बना। स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जनरल मैकेनिज्म था। अगर मैं आपको बोल दूं, ये हमारे पास बेंचेस होता C6H6, अगर मैं C6H6 की जगह पर C6D6 ले लूं, या इसी के स्थान पर मैं C6 और T6 ले लूं। अब आप सोचोगे क्या है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में HHH, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, सॉरी, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, 2 and 3, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। और वही पढ़े हम आइसोटोपिक इफेक्ट। और जो ये होता है, इसको प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, H से डिनोट कर दिया इसको। और जो ये होता है ड्यूटेरियम, इसको D से डिनोट कर दिया। और जो ये होता है ट्रिटियम, इसको T से डिनोट कर दिया। मतलब ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के, मतलब यहां पे H हो सकता है, यहीं पे H की बजाय D हो सकता है, ये ड्यूटेरियम। और यहीं पर क्या हो सकता है,
T हो सकता है ट्रीटियम। देखो यहाँ पे मैंने C6H6 ले लिया, अब C6H6 की जगह मैंने C6D6 ले लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल तो कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे चेंज किया, बस H के बजाय एक बार D ले एक बार T ले लिया, तो सेम रिजल्ट। बस यहाँ पे H था और यहाँ पे H के बजाय क्या है, D है, वही सेम रिजल्ट। यहाँ पे H हो सकता था, D हो सकता था, यहाँ पे हमने अब क्या ले लिया, T ले लिया, ट्रीटियम। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में वही चीज, तो क्या हुआ, जैसे यहां से H रिमूव हुआ था, यहां से D रिमूव हो गया। यहां से जैसे D और H रिमूव हुआ था, यहां से T रिमूव हो गया, ट्रीटियम। हमने बेंजीन लिया C6H6, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया, ये बना, इसमें रेजोनेंस हो सकती है जो मैं आपको बता चुका हूं। और फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, स्टेप सेकंड में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ H हो सकता है, रिमूवल ऑफ ड्यूटेरियम हो सकता है, या रिमूवल ऑफ ट्रीटियम हो सकता है। अब समझिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि हमने आइसोटोप्स ले ली ना, एक बार H लिया, एक बार D लिया, एक बार T लिया। अब काइनेटिक का मतलब गति, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, आइसोटोप्स का। रिएक्शन में एक बार हमने C6H6 लिया, C6D6 लिया, C6T6 लिया, तो रिएक्शन की स्पीड पर क्या इफेक्ट होता है, स्पीड को बोलते हैं काइनेटिक। और किसकी वजह से स्पीड, आइसोटोप की वजह से क्या फर्क पड़ा, तो आइसोटोप की वजह से, एक बार H लिया, एक बार D लिया, एक बार T लिया, आइसोटोप की वजह से स्पीड पर, आइसोटोप की वजह से रिएक्शन की स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, इसी को बोलते हैं क्या, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अब देखते हैं, मान लो हमने एक बार ये ले लिया, या ये ले लिया, या ये ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ फर्स्ट स्टेप इज RDS, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप। अगर हमारे पास ये पहला स्टेप RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को तय करता है कि रिएक्शन स्पीड कैसी होगी। इफ फर्स्ट स्टेप इज RDS, पहला स्टेप RDS है जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेगा। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया। जब H था तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ये बना। जब D था इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये बना। जब ट्रीटियम T था तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया तो ये बना। क्या यहां पर H, B और T की वजह से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, सेम रिजल्ट्स, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप RDS है जो रिएक्शन स्पीड तय करेगा, H, D और T की वजह से अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं आई,
मतलब यहां पे H लिया, यहां पे D लिया, यहां पे T लिया, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, चाहे इलेक्ट्रोफाइल कोई हो, कोई दिक्कत नहीं आए, तो इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बोल सकते हैं अगर पहला स्टेप आरडीएस है, मतलब पहला स्टेप ये तय करेगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, चाहे यहाँ पे H हो, चाहे यहाँ पे D हो, चाहे यहाँ पे T हो, रिएक्शन की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो चाहे H हो, चाहे D हो, चाहे T हो, इलेक्ट्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तीनों में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की क्षमता ऑलमोस्ट 99% सेम है, 100% सेम नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इफ फर्स्ट स्टेप इज RDS, पहला स्टेप रेडिटरमाइनिंग स्टेप है, देन काइनेटिक के चाहे H हो, चाहे D हो, चाहे T हो, इनकी वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऑलमोस्ट स्पीड काइनेटिक्स सेम रहेगी। We can say that if first step is RDS, then kinetic isotopic effect will not observe. But अगर स्टेप फर्स्ट RDS नहीं है, जो स्पीड तय नहीं करेगा, if second step is RDS, then तब क्या होगा अगर सेकंड स्टेप RDS है? अगर सेकंड स्टेप RDS है तो पहले में अटैक किया, यहां पे H है, यहां पे D है, यहां पे T है, सेकंड स्टेप आया। अगर H है, H अगर H है, C और H का बॉन्ड है, फिर C और D का बॉन्ड है, जो काम हो रहा है, फिर C और T का बॉन्ड है। पहले ये तो अटैक हुआ था, अब क्या हुआ, अब रिमूव होगा क्या, या तो H रिमूव होगा, या D रिमूव होगा, या T रिमूव होगा। तो इसके बीच का बॉन्ड बड़ा, इसके बीच का बॉन्ड थोड़ा छोटा, इसके बीच का बॉन्ड और छोटा, मतलब C और H के बॉन्ड लेंथ ज्यादा, C और D की बॉन्ड लेंथ कम, C और T की बॉन्ड लेंथ और भी कम। तो जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, रिमूवल उतना ही मुश्किल होगा। तो ये बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो आसानी से रिमूव हो जाएगा, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ा सा बॉन्ड छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो थोड़ा सा मुश्किल से रिमूव होगा, तो एक थोड़ी सी मुश्किल से होगी। थोड़ा बॉन्ड और छोटा हो गया तो थोड़ा मुश्किल से और रिमूव होगा, तो रिएक्शन थोड़ी सी और मुश्किल से होगी। तो हम बोल सकते हैं अगर सेकंड स्टेप ये तय करेगा कि स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, और सेकंड स्टेप में होता क्या है, रिमूवल होता है, या H होगा, या D होगा, या T होगा, तो H, D और T आने की वजह से सेकंड स्टेप में दिक्कत होती है। H होगा तो आसानी से रिमूव हो जाएगा, D होगा मुश्किल से रिमूव होगा, और T होगा तो और भी मुश्किल से रिमूव होगा। मतलब यहां पर सेकंड स्टेप में गति में फर्क आ गया, स्पीड चेंज होगी रिएक्शन की, मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो गया। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं कि काइनेटिक अगर H है तो जल्दी रिमूव हो जाएगा, स्पीड ज्यादा होगी, अगर D है तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, अगर T है तो स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी। मतलब यहां पे H है, यहां पे D है, यहां पे T है, इसकी वजह से स्पीड में क्या चेंज होता है
इसी को बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और रिएक्शन कितने टाइम में होती है? 2 स्टेप में होती है। अगर पहला स्टेप ये तय करेगा कि रिएक्शन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो पहले में एच डी और टी की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, तो स्पीड चेंज नहीं होगी। और सेकंड स्टेप अगर ये तय करेगा कि स्पीड क्या होगी, मतलब सेकंड स्टेप आरडीएस होगा, तो एच डी और टी की वजह से स्पीड में दिक्कत आएगी और यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट किसी रिएक्शन में ऑब्जर्व होगा, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन का जो आरडीएस है वो फर्स्ट है या सेकंड है। जनरली क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस स्टेप। जनरली फर्स्ट स्टेप आरडीएस स्टेप होता है, लेकिन हर वक्त नहीं। जनरली फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है। अगर फर्स्ट स्टेप आरडीएस है तो यहाँ पे एच हो, डी हो, टी हो, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट रिएक्शन की स्पीड सेम रहेगी। लेकिन ये हर वक्त नहीं होता कि हर वक्त फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगा, कुछ केसेस में सेकंड स्टेप भी आरडीएस होता है। इफ स्टेप फर्स्ट इज आरडीएस, पहला स्टेप आरडीएस है, तो चाहे स्पीड मतलब के काइनेटिक्स, चाहे एच हो, चाहे डी हो, चाहे टी हो, लगभग स्पीड का इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ सेकंड स्टेप इज आरडीएस, तो वहां पर रिमूवल होता ना, एच होगा जल्दी रिमूव होगा, डी होगा जल्द मुश्किल रिमूव होगा, और टी होगा थोड़ा सा और मुश्किल रिमूव होगा, तब स्पीड में फर्क पड़ता है। तो एच की स्पीड निकलने की ज्यादा, तो स्पीड ज्यादा, डी की स्पीड थोड़ी और कम, और टी की स्पीड थोड़ी और कम। अगर कहीं पे लिखा आ जाए कंपटीशन में के एच बाई के डी इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है? अगर अगर यहां पर H है या यहां पर D है, तो फर्क पड़ता है रिएक्शन में, क्योंकि इसका मतलब अगर H है तो रिएक्शन 2 गुनी स्पीड से होगी। मतलब अगर KD है और KH है, तो H 2 गुना ज्यादा जल्दी निकलेगा किससे? KD से। इसका मतलब ये है। अगर मैं ऐसे लिख दूं KH by KT is equal to 7, तो KH जल्दी निकलेगा 60 गुना जल्दी KT से। मतलब 7 टाइम फर्स्ट रिएक्शन होगी अगर H होगा T की जगह, 7 टाइम रिएक्शन फर्स्ट होगी अगर H होगा T से। अगर रिएक्शन 7 टाइम फर्स्ट होगी H होने से, तो इसका मतलब क्या है कि H और T की वजह से रिएक्शन में फर्क पड़ा। इसका मतलब RDS क्या है? सेकंड स्टेप। इसका मतलब RDS क्या है? सेकंड स्टेप। क्योंकि ये 2 गुना निकला D की वजह से, D कंपैरिजन में, तो 2 गुना निकला तो 2 गुना जल्दी निकला। अब 2 गुना जल्दी निकला तो 2 गुना ज्यादा स्पीड होगी, और स्पीड में कब फर्क पड़ता है? जब सेकंड स्टेप RDS। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर रिएक्शन हो रही है और हम जानते हैं क्या?
फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा? सेकंड। तो रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप। तो पहले क्या इंटरमीडिएट बना? और दूसरा क्या बना? ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, मतलब एक बार ये जो बना उसकी ट्रांजिशन स्टेट है, बनने की प्रक्रिया, और ये ट्रांजिशन सेकंड। अब इसके पास एनर्जी इतनी है और उसके पास एनर्जी इतनी है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त एक्सोथर्मिक होगी, वो डिपेंड करता है। यहां पहले क्या था? C और H के बीच बॉन्ड था, C और H के बीच, और यहां पे क्या है? C और कोई इलेक्ट्रोफाइल के बीच का बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इस बॉन्ड की बजाय जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यहां से एनर्जी ज्यादा निकली तो एक्सोथर्मिक। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये बॉन्ड जो नया बना है, सबसे पहले जो बॉन्ड था C और H के बीच था, अब बॉन्ड किसके बीच है? C और इलेक्ट्रोफाइल के बीच है। ठीक है, तो अगर ये नया बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है इस बॉन्ड के बजाय, तो ये रिएक्शन नीचे की तरफ होगी। मतलब इसकी एनर्जी तो इतनी है और इसकी एनर्जी सिर्फ इतनी है, मतलब इतनी एनर्जी निकल गई और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और ये बॉन्ड वीकर है, तो ये यहां तक आके, सिर्फ यहां तक आके बन जाएगा, मतलब ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। आई बात समझे? तो ये हर वक्त एक्सो होगा या एंडो होगा, उस पर डिपेंड करता। ये डिपेंड करता है, यहाँ पहले C और H के बीच का बॉन्ड था और ये क्या है? C और इलेक्ट्रोफाइल के बीच का बॉन्ड है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता जाएगा उतनी ही ये नीचे की तरफ आता जाएगा, तो एनर्जी निकलती जाएगी और एक्सोथर्मिक होता जाएगा। ये था एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ। और इस कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और डायग्राम दे करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा। आगे है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना होता क्या है कि अगर आप नीट और IIT JEE मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसलिए हम इस कंसेप्ट को बहुत डीपली कर रहे हैं। तो होता क्या है, रेट, जैसे हमारे पास बेंजीन है और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहले हमने ये बात की थी कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो इनके बीच में रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी जितने ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये उतनी ही जल्दी यहां पर अटैक करेगा जितने ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान के चलो यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इसको अटैक मुश्किल से करने देगा क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा।
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इस पे बहुत जल्दी अटैक करेगा और ये करने नहीं देगा। मतलब रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी जितना जल्दी ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये उतना ही जल्दी इस पे अटैक करेगा जितने ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब रेट मतलब स्पीड, इसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी जितना जल्दी इस पे अटैक करेगा। और अटैक कब करेगा? जब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उतनी स्पीड जल्दी होगी जितनी ज्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, इस रिंग पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये उतनी ही जल्दी रिएक्शन करेगा और रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ज्यादा हो जाएगा। मींस हम ये बता सकते हैं देख करके कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसकी ज्यादा है। दो चार एग्जांपल करते हैं तो देखते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने CH3 जोड़ दिया, फिर CH2 CH3 जोड़ दिया, फिर CH3 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 जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पे CH, और यहाँ पर CH3 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 जोड़ दिया। ये A B C D और E। हमारा क्वेश्चन है अगर इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ऐसे ही इस पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा। मींस कंपेयर द स्पीड और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल E है, E पॉजिटिव, तो ये इसके साथ जल्दी रिएक्शन करेगा या इसके साथ करेगा या इसके साथ करेगा या इसके साथ करेगा। तो कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने देखा था ये उतना ही जल्दी अटैक करेगा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज या सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी रिंग पर। तो देखना जरा, ये बेंजीन है और ये मिथाइल बेंजीन है, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब इसके कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन है जो भी है, लेकिन इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। तो B से की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है किससे? A से। इसका मतलब B के साथ ये जल्दी रिएक्शन करेगा और E के साथ A के साथ ये मुश्किल से रिएक्शन करेगा। अब B और C में देखना जरा, यहां पे 3 अल्फा H है, यहां पे 2 अल्फा H है, तो इन दोनों में से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये ज्यादा बढ़ाएगा। जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसके पास 3 अल्फा H है, इसके पास 2 अल्फा H है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा H। इसको होगा हाइपर कंजुगेशन, तो इसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, 3 जोड़े हैं, इसका हाइपर कंजुगेशन और कम, इसका हाइपर कंजुगेशन और कम। यहां तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, यहां तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, लेकिन यहां पे होगी प्लस आई फैक्टर जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका?
सबसे ज्यादा बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, फिर सी की थोड़ी कम, दो रहेगी इसका जगह, डी की और कम, ई पे तो हाइपर कंजुगेशन आएंगे जो प्लस साइन इफेक्ट के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो ई, और ए का तो कुछ जुड़ा ही नहीं, वो पहले ही जितनी थी, तो ए, इसका आंसर ये हो गया। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितनी ज्यादा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा रेट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के कारण, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है, प्लस इफेक्ट है, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज्यादा होगा जितने अल्फा एच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सभी के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो मेरा क्वेश्चन है कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमें पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, उतना ज्यादा रिएक्शन होंगे। तो NH2 और OH में इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इस पे ओनली प्लस साइन इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये लोन पेयर से देगा, ये प्लस साइड से देगा, मतलब ये तीनों ही लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये प्लस साइड से, इसका मतलब डी सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, इसका मतलब इसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन दोनों में NH2 ये कम इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये मुश्किल से देगा, ये आसानी से देगा, तो A मतलब A का प्लस इसका प्लस m ज्यादा होता है इसके प्लस m से, मतलब ये ज्यादा देगा ये कम देगा, और इन दोनों में ये ज्यादा देगा और ये कम देगा, तो प्लस m ऑर्डर लिखता हूं मैं इसका, NH2 का प्लस m ऑर्डर ज्यादा है, फिर OH का है और फिर OCH3 का है, प्लस m ऑर्डर, प्लस m ऑर्डर समझते हो, प्लस m ऑर्डर लोन पेयर दे रहा है इनको, बस इतना समझना यहाँ पे। तो A की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, B की कम, C की कम, और ये तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से ही लोन पेयर, सॉरी प्लस आई इफेक्ट से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इन दोनों बीच रिएक्शन करोगे, इन दोनों बीच रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन जल्दी होगी, बताओ इसको। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, अब किसके ऊपर सबसे जल्दी अटैक करेगा, कौन सी रिएक्शन ज्यादा होगी, मतलब कंपेयर द रेट यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पीड इसके बीच की ज्यादा होगी, ये इसके बीच की ज्यादा होगी, ये इसके बीच की ज्यादा होगी, ये इसके बीच की ज्यादा होगी, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। सोचिए जरा क्या आएगा आंसर इसका। ये क्या करता है, ये प्लस आई से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ओनली, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बट इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, इन दोनों में ये ज्यादा रिंग की डेंसिटी बढ़ाएगा इससे, और ये प्लस m भी देता है लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन
देता है और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचता भी है देता भी है। ये इलेक्ट्रॉन प्लस एम से लोन पेयर से देता भी है और माइनस आई से खींचता भी है। इस केस में क्या होगा, ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी प्लस एम से ज्यादा देता है, लेकिन प्लस एम से ये ज्यादा देगा और ये कम देगा, इसलिए एफ के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये फाइनल आंसर। ये इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इन्हें खींचने ज्यादा चाहिए, बट इसके बीच का बॉन्ड छोटा है, इसकी वजह से जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इसके बजाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जो बोर्ड लेवल पर आते हैं, जैसे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एक्सेट्रा। ऐसे एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये था जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो आईआईटी एडवांस के अंदर, आईआईटी मेंस के अंदर और नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से सॉल्व होंगे।